तो दोस्तों आज साइंस से क्या है कि केमिस्ट्री का श्री गणेश यानी कि शुभ आरंभ हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज से चलेगा केमिस्ट्री का सेट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज केमिस्ट्री का सेट पहला शुरुआत हो चुका है और सेट पहला लेकर के आए हैं। दोस्त इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है, ध्यान रखिएगा। अभी तक मैंने फिजिक्स खत्म कर दिया। फिजिक्स में कितने क्वेश्चन दिए थे? 800, जिसमें 40 सेट था। और बायोलॉजी खत्म करके मैंने बायोलॉजी में 35 सेट दिए हैं। यानी कि अगर देख लिया जाए फिजिक्स और बायोलॉजी को मिला करके तो दोस्त 1500 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करा दिया है। तो दोस्त इसी तरह से क्या करेंगे, केमिस्ट्री को भी खत्म करेंगे। जैसे कि फिजिक्स और बायोलॉजी को चैप्टर वाइज हमने फिनिश किया है, उसी तरह से केमिस्ट्री को भी लेकर के चलेंगे हम लोग चैप्टर वाइज। तो ये सेट पहला है। तो इस सेट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है। दोस्त वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है उसे आप मिस कर दीजिएगा। तो आज इसके साथ एक ट्विस्ट भी है। क्या है कि दोस्त आज स्कोर कार्ड भी लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसने टेस्ट दिया है उन सब का आज स्कोर कार्ड भी लेकर के आए हैं। तो क्या करेंगे, केमिस्ट्री का जो सेट है, जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आए हैं, उसे देखने से पहले दोस्त हम देखेंगे इस स्कोर कार्ड को कि किसने कितना मार्क्स लाया है, किसने कितना स्कोर किया है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए क्या करते हैं कि सबसे पहले स्कोर कार्ड देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे जो केमिस्ट्री के सेट में 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं उसको देखेंगे। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं पहले स्कोर कार्ड देख लेते हैं। लेकिन स्कोर कार्ड दिखाने से पहले मैं उन लोगों को बता देता हूं जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, शायद उनको पता ना हो कि दोस्त मेरे चैनल पे क्या होता है कि प्रत्येक दिन साइंस से 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट दिया जाता है जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस सेट में क्या होता है कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले होते हैं जिसकी आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। पहला नंबर ये बात रही। दूसरी नंबर बात कि दोस्त मेरे चैनल पे, मेरे चैनल के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क फ्री में, कोई पैसा नहीं लगता है, आपका मॉक टेस्ट यानी कि टेस्ट कराया जाता है टेक्नीशियन साइंस का, ठीक है, जिसका स्कोर कार्ड आप अभी देखेंगे कि किस तरह का है। बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आप भी अगर करना चाहते हैं तो दोस्त आप कर सकते हैं, बताएंगे कैसे। तीसरी नंबर बात कि दोस्त जो भी सेट इसमें साइंस का आपको हम दिखाएंगे या स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं, उस सभी का पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो दोस्त टेलीग्राम से आपको ज्वाइन होना होगा। वहीं पे आपको क्या होगा कि जो पढ़ा रहे हैं उसका आपको पीडीएफ सेंड किया जाएगा और स्कोर कार्ड भी आपको उस पर दे दिया जाएगा। वैसे यहां तो हम दिखा ही देते हैं कि किसने कितना स्कोर गेन किया है, ठीक है। तो दोस्त ये रही बात, मेन मुद्दे की बात जो करनी थी वो कर दी है, क्योंकि साइंस क्या है कि 40 नंबर का पूछा जाएगा आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। तो दोस्त 40 नंबर आपका सबसे बड़ा हथियार होगा रिजल्ट गिराने में। इसलिए क्या कीजिए कि 40 नंबर कमांड करके रखिए, ये सबसे बड़ा हथियार आपका है और इसी हथियार को हम तैयारी कराने में लगे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, हम पहले स्कोर कार्ड देख लेते हैं। जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं चैनल, दोस्त फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से वो भी तैयारी कर सके। और जो लोग नए हैं दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन डाला हुआ है। जॉब तो लेना ही है, चाहे आप हंस के लो या रो करके लो, नौकरी तो करना ही है। अगर फॉर्म डाल रखे हो तो कंपटीशन तो लड़ना ही है। तो इसलिए दोस्त कहीं से भी अगर आपको बेनिफिट लग रहा है तो दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर लगे कि नहीं वीडियो देखने के बाद करना चाहिए तो दोस्त वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन पढ़ लो कहीं से भी। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्कोर कार्ड देख लेते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। चलिए दिखाते हैं स्कोर कार्ड। ये रहा अपना स्कोर कार्ड। इसमें देख लीजिए ऊपर से ये कितने परसेंट पे लोग आए हुए हैं और इधर इनका नाम है कि किसने कहां से कितना नंबर लेकर के आए हैं। तो आज लोग जो पहुंचे हुए हैं 90 स्कोर कर रखे हैं, 90 पे, ठीक है, 90 स्कोर तक पहुंचे हुए हैं। किसने 90 लाया है? तो मात्र 3 लोगों ने जो है 90 स्कोर किया है। उनका नाम मैं बता देता हूं। तो फर्स्ट नंबर पे देखिएगा, पहला नंबर पे दे दिया है, इसमें आपका है हरे राम पुजारी, ठीक है, 71@gmail। भाई इसमें आपका जीमेल नहीं मांगे हैं, आपका नाम और लोकेशन मेंशन करने के लिए कहा गया है। तो आप नाम और लोकेशन मेंशन कीजिए कि आपका नाम क्या है और कहां से है, ये मेंशन कीजिए। मेल आईडी डालने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है कि 90% लेकर के हैं 18, ठीक है, नंबर 20 क्वेश्चन था। तो दोस्त इसमें क्या होता है कि 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 5 मिनट का समय होता है। 5 मिनट में ही आपको 20 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सबमिट कर देना है, नहीं तो ऑटो सबमिट हो ही जाता है।
ठीक है, तो जो रेगुलर देते हैं उन्हें तो खैर पता ही है। चलिए दूसरे नंबर पर देख लीजिए, दूसरे नंबर पे आपका मनीष जो बलिया से है। जी हाँ, ये बिल्कुल रेगुलर टेस्ट देते हैं। ये भी क्या है कि 90% यानी कि 18 मार्क्स लेकर के आए, बहुत अच्छा बात है। उसके बाद जो है आपका अमित जो मसूरी से है, ठीक है, अमित जो मसूरी से है, ये भी है रेगुलर टेस्ट देने वाले हैं। हम उनका नाम जानते हैं जो लोग रेगुलर टेस्ट देते हैं और एक ही नाम और लोकेशन मेंशन करते हैं, कभी हेर फेर करते नहीं है, चाहे वो ऊपर आए या नीचे आए, हमेशा एक ही तरह का नाम और लोकेशन मेंशन करते रहते हैं। अच्छा है, इसी तरह से करना चाहिए भी। तो इसमें अमित जो मसूरी से है, ये भी क्या है कि 90% यानी कि 18 मार्क्स लेकर के आया है 20 क्वेश्चन में, ठीक है। एक उसके बाद देख लीजिए एक भाई नाम पूरा मेंशन कीजिए, लोकेशन क्या है ये मेंशन कीजिए, ये ठीक नहीं है। चलिए ये भी है 85% पे है, तो 85% पे भी लाने वाले 4-5 लोग हैं, तो देख लेते हैं इसमें। जैसे कि दिलीप है, दिलीप आपका दिलीप कुमार जो नालंदा से है, ठीक है, ये भी नालंदा से है। ये देख लीजिए, ये 85% लेकर के आया है 17 नंबर 20 में, ठीक है। उसके बाद BS दंगी करके दे दे हैं, भाई नाम क्या है ये डालिए, शॉर्ट फॉर्म ये सब मत डालिए, BS दंगी दंगल ये सब फर्जी है सब। तो 85% ये भी लेकर के आए हैं। उसके बाद आपको लेकर के चलते हैं कि इसमें महिमा सागर देख लीजिए, महिमा सागर ये रेगुलर टेस्ट देती है जो पटना से है, 85% लेकर के आई है। अब की बार अच्छा स्कोर की है, पिछले बार की मुताबिक अगर देखा जाए तो इन्होंने मेहनत किया है और अच्छा स्कोर करके आया है। ये 85% लेकर के आई है, बहुत अच्छा है। उसी तरह से आपको लेकर के चलते हैं अनिल कुमार, ठीक है, अनिल कुमार है जो क्या है कि 80% लेकर के आए हैं 16 नंबर, ठीक है, 20 में। उसी तरह से आपका गौतम, ठीक है, जो सुल्तानगंज से है, ये भी क्या है कि जो है मॉक टेस्ट देते हैं, ये भी क्या है कि 80% लेकर के आए हैं, यानी कि 16 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट दिया है, आपको हम बता देते हैं, देखते चलिएगा इसमें। तो उसके बाद आपको लेकर के चलते हैं 80% में और लोग शामिल है, जो आपको दे दिया है कि जीवी राजा शेखपुरा से है, ठीक है, 80%, ये भी 16 नंबर लेकर के है 20 में, अच्छा है, मेहनत कीजिए। उसके बाद अंकित जो रसूलपुर रोहतास से है, ये भी कितना है कि आपका 80% लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा है, मेहनत कीजिए, इसी तरह से लगे रहिए, जी जान लगा के मेहनत कीजिए। ALP का वैकेंसी देखे हैं कि इंक्रीज कर दिया है, मे भी हो सकता है कि आप लोगों का भी वैकेंसी टेक्नीशियन वालों का भी इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए जोर शोर से मेहनत कीजिए, एकदम दिन रात रगड़ दीजिए, पूरा एकदम मेहनत कर दीजिए, ठीक है, आराम से आएगा। उसके बाद दिखा देते हैं आपको जो है 80% में और शामिल है जो कृष्णा यादव है, ठीक है, जो मुंगेर से है, ठीक है, 80% ये भी लेकर के आए हैं, 16 मार्क्स है, बहुत अच्छा है। अजीत कुमार जो सिवान बिहार से है, ठीक है, ये भी 80% पे आए हुए हैं। आजकल बहुत अच्छा है कि लोग बहुत टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अच्छा है कि लोगों का साइंस थोड़ा बहुत जो है ठीक है कि मार्क्स भी अच्छा सबका आ रहा है। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, जितना करवा रहे हैं ना उतना करते रहिए, एकदम साइंस में छूटेगा नहीं, आराम से आ जाएगा। 1500 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए टेस्ट के माध्यम से, ये 20वां है, 20 में मतलब 20-20 क्वेश्चन रहता है, तो 400 तो ऐसे ही हो गया आपका। तो जो 1500 या 400 कितना हो गया, 1900 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं, और अभी और देंगे, अभी तो बहुत समय है, ठीक है। चलिए अगला दिखाते हैं। 80% पे आपका जो श्रवण कुमार शाह जो बांका बिहार से है, इन्होंने भी क्या किया है कि 80% लेकर के आए हैं, यानी कि 16 मार्क्स, ठीक है। उसी तरह से आपको हम बता देते हैं कि जो 75% पे शामिल है वो है बिरजू कुमार, ठीक है, जो जयपुर से है, 75% लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा है, 15 मार्क्स है। इसी तरह से मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए कि और रिवाइज कीजिए, पढ़ा कीजिए, मेहनत कीजिए, इससे भी ज्यादा आएगा, बहुत आएगा। अभी तो बहुत मटेरियल मेरे पास बचा हुआ है। चलिए उसके बाद देख लीजिए, अगला है सूर्या भाव जो औरंगाबाद यानी बिहार से भाव, सूर्या भाव 75% लेकर के आए सूर्या भाव ठीक है, मुंबई का लैंग्वेज है भाव। तो इसी तरह से चलिए उसके बाद आपको बता देते हैं कि रूपा कुमारी जो झारखंड से है, 75% लेकर के आई है, ये भी 15 नंबर है, ठीक है, 75%। तो इसी तरह से क्या है कि लोग बहुत सारे जो है टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, फिर भी जहां तक क्या है हम आपको बता देते हैं। राम लखन पंडित, पिछले दिन उन्होंने लोकेशन मेंशन नहीं किया था, लेकिन मुझे पता था कि ये कहां से है, तो ये देवघर यानी कि झारखंड से है, ये भी 75% लेकर के आए हैं, 15 मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद अंकित जो रसूलपुर रोहतास से है, अरे ये 2 बार दे दिया है लड़का, पकड़ा गया, टॉप में था, 2 बार दे दिया है,
हाँ, तो ऐसे ना किया करो भाई, एक ही बार दिया करो, बेटर होगा आपके लिए। एक ही बार दो बार देने से कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, एक बार दीजिए अपना, उसके बाद देखिए कि कितने पानी में है आप, आपका साइंस कितना कमांड है, कितना आप स्कोर कर सकते हैं, ये देखिए। 2 बार 3 बार देने का मतलब ही नहीं बनता है। चलिए उसके बाद आपको बता देते हैं कि मुन्ना उपाध्याय जो सासाराम से है, मुन्ना उपाध्याय जो सासाराम से 75% लेकर के आए हैं। ठीक है, BS दंगे, देखिए ये भी नवादा से, ये भी लड़का जो है क्या है कि 2 बार दे दिया टेस्ट, ये गलत है, ये फर्जी सब है। ठीक है, तो ये जो है 75% पे, लेकिन इसके दोबारा टेस्ट देकर के ये ऊपर चला गया है। ठीक है, तो ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, बेटर है कि आप एक ही बार टेस्ट दीजिए, और जो है अच्छा होगा कि आपको संतुष्टि भी मिलेगा कि हम इतने मार्क्स गेन किए हैं। उसके बाद आपको बताते हैं दीक्षित कुमार कि कितना है, 70% लेकर के आए हैं। मुनेन्द्र वर्मा जो जिला बदायूं यानी कि उत्तर प्रदेश से है, ये बिल्कुल हिंदी में ही लिखना शुरू कर दिया है। जब से इनको बोले थे हमें इनका नाम थोड़ा जो है जिला बदायूं जो होता है बदायूं, वो पढ़ने में दिक्कतें हो गई थी, तब से ये हिंदी में लिखना शुरू कर दिए। बहुत अच्छा है दोस्त, इसी तरह से मेहनत कीजिए। 70% है, इंक्रीज तो बहुत हुआ है इनमें, तो इसी तरह से मेहनत कीजिएगा, बहुत आगे जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको दिखा देते हैं कि अमित यादव जो भागलपुर से है। ठीक है, इन्होंने भी जो है क्या है कि 70% लेकर के आया है, 14 मार्क्स है। उसके बाद दीपू जो नवादा से है, ये भी 70% पे है। इसी तरह से चंद्रशेखर, ठीक है, जो गाजीपुर से है, यूपी में पड़ता है गाजीपुर। ठीक है, तो ये भी क्या है कि 70% लेकर के आए हैं, 14 मार्क्स इनका भी है। मनीष जो पटना से है, ये टॉप पे रहते हैं, अब की बार पता नहीं क्यों पीछे हो गए। पिछले दिन की अगर बात करें तो ये अच्छा खासा मार्क्स लेकर के आए थे, अब की बार 70% पे ही अटके हुए हैं। कोई नहीं दोस्त, मेहनत कीजिए, होता है, कंफ्यूजन तो होता है, जितना ज्यादा पढ़िए उतना ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है, तो कोई नहीं, कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़ते रहिएगा, जरूर आएगा नंबर्स। उसके बाद आपको विनेश जो अमोरा से है, ठीक है, विनेश जो अमोरा यूपी में पड़ता है वहां से है, इन्होंने भी 70% लेकर के आए हैं। पंकज कुमार जो सुल्तानपुर यूपी से है, ये भी जो है 70% लेकर के आए हैं। तो दोस्त इतने सारे, बहुत सारे लोगों हैं, कितना हम नाम ले, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा अगर सबका नाम लेते चले। तो जिन जिन का नाम नहीं लिए हैं दोस्त, क्या कीजिए कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पे आपको ये स्कोर कार्ड क्या होगा कि सेंड कर देंगे, देख लीजिएगा कि आपका मार्क्स कितना है और कितना नहीं है। उस हिसाब से क्या कीजिएगा कि मेहनत करना शुरू कीजिएगा। हो सके तो नेक्स्ट डे आपका नाम ऊपर आएगा, हम लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं कि हम शुरू करते हैं, जो साइंस से 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज लेकर के आया है केमिस्ट्री से, उससे शुरुआत करते हैं। ठीक है, वीडियो को क्या कीजिए, शुरू से अंत तक के देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है दोस्त, उसे आप स्किप कर दीजिएगा। अब फिर एक क्वेश्चन अगर स्किप हो गया एग्जाम में, अगर मान लीजिए कि हो गया, तो सोचिए कि कितना नंबर से पीछे हो जाइएगा। इसलिए स्किप मत कीजिए, मटेरियल है, पढ़ा कीजिए, अच्छा है, नोट्स यहीं से तैयार करना शुरू कीजिए। केमिस्ट्री का जो अभी चैप्टर वाइज कर रहे थे, आप चैप्टर वाइज जो है नोट्स कॉपी बनाना शुरू कर दीजिए, और जितने भी सेट मिलेंगे सबका तैयार कर लीजिए, बाद में जो है पलट पलट के पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो बेटर होगा इसी समय तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला दिखाते हैं, इसमें क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें देखिएगा, दे दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें अणुओं के बीच आकर्षण बल जो है अधिकतम होता है। जी हाँ, इसमें से किसमें जो होता है आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आकर्षण बल इसमें सबसे अधिक किसमें होता है, पहला ऑप्शन दे दिया है कि द्रव में, क्या द्रव में होता है, दूसरा गैस, तीसरा आपको दे दिया है कि प्लाज्मा, और चौथा दे दिया है कि ठोस। किसमें आकर्षण बल अधिक होता है, तो ध्यान रखिएगा, जिसमें जितना आकर्षण बल अधिक होगा ना दोस्त, वो उतना ज्यादा कठोर होगा, ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें होगा, जो ज्यादा ठोस होगा। तो ये फोर्थ नंबर ठोस है ना, ये इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा आकर्षण बल होता है, ध्यान रखिएगा। और जिसमें कम आकर्षण बल होगा ना, वो उतना मुलायम और लिक्विड फॉर्म में होता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे कम जो होता है ना, वो गैस में होता है, जो गैस के फॉर्म में होता है, उसमें क्या होता है, आकर्षण बल कम होते हैं, इसलिए उसके अणु क्या होते हैं कि कम बंधे होते हैं और तुरंत निकलने की कोशिश करता है। और जिसका आकर्षण बल क्या होता है कि अधिक होता है, वो एक दूसरे को जकड़ करके रखते हैं और काफी ठोस होते हैं, छोड़ने की कोशिश नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीजें है, इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे ज्यादा ठोस में आकर्षण बल होता है, सबसे कम होता है गैस में। अब बीच वाला भाग तो आप जानते हैं कि जल होता है। ठीक है, ठोस से कम और गैस से ज्यादा होता है आकर्षण बल, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इससे क्या क्या पॉइंट आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ये पॉइंट हम आपको नोट करवा रहे हैं। इन सारे पॉइंट को नोट कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसी पॉइंट से पूछा भी जा सकता है। तो हम वैसे पॉइंट आपके लिए नोट करके लाए हैं
जो पूछे जाने की संभावना बनती है। ध्यान रखिए, नोट कीजिएगा इस सारे पॉइंट को। आपको यह पूछा जाता है कि पदार्थों के बीच कौन सा बल कार्य करता है जिसके कारण जो पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वो आकर्षण बल होता है। पदार्थ के बीच, अणुओं के बीच क्या होता है, आकर्षण बल लगे होते हैं कणों के बीच, जिसके कारण वो एक दूसरे से क्या होते हैं कि काफी बंधे होते हैं। ये पूछा गया है, जेईई के एग्जाम में पूछ दिया है। दूसरी पॉइंट नोट कीजिएगा, ये ठोस का जो है डिफिनीशन पूछ दिया है कि वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित हो, आयतन हो, आकार हो और आयतन दोनों निश्चित होता है, और कणों के बीच क्या होता है कि काफी मजबूत आकर्षण बल होता है, उसको क्या कहते हैं? तो दोस्त उसे हम ठोस कहते हैं। यही तो पूछ दिया, ये डिफिनीशन है और डिफिनीशन ही पूछ दिया है ग्रुप डी के एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, द्रव जान लीजिए कि द्रव क्या होता है कि वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित नहीं होता बट आयतन निश्चित होता है, उसे हम द्रव कहते हैं। गैस किसे कहते हैं? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें, ये सब डिफिनीशन पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको बता देते हैं कि यह भी सवाल पूछा गया है कि वैज्ञानिक द्वारा कितने पदार्थ की खोज अब तक की गई है। तो दोस्त, वैज्ञानिकों के द्वारा अभी तक की अगर बात कर ले तो जो अभी यूज में भी किया जाता है तो 5 ऐसे जो है खोज कर दी गई है। छठा भी है लेकिन बाद में बताएंगे आपको। 5 है, मुख्य रूप से 3 पदार्थ जानते ही है कि ठोस, द्रव और गैस। पूछता कौन है? तो पूछता चौथा है। कभी कभी आपको एग्जाम में दे देगा कि पदार्थ के चौथे अवस्था का नाम क्या है, तो प्लाज्मा है, ध्यान रखिएगा। या पूछा जाता है कि पदार्थ के 5वें अवस्था का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये पदार्थ के 5वीं अवस्था का नाम है। ये दोनों खास करके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है, इसको छोड़िएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा पूछता है प्लाज्मा कि पदार्थ का चौथी अवस्था का नाम क्या है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, स्टेटमेंट गलत है। जी हाँ, कौन सा गलत है ये बताना है। 2018 के एलपी के टेक्नीशियन के एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछ दिया था ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, इसमें स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें कह रहा है कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ये गलत स्टेटमेंट पहला ही पकड़ा गया कि पदार्थ स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं, ये गलत दे दिया है, ये गलत दे दिया है। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा स्टेटमेंट क्या होगा कि गलत है, यही हम पकड़ लीजिए, पकड़ लिए हैं, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब समझिए कि पदार्थ की जो उस कण जो होते हैं वो उसमें क्या होते हैं। तो आपको बता दें कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, उसके बीच जो होते हैं क्या होते हैं कि बहुत छोटे छोटे रिक्त स्थान खाली होते हैं। ठीक है, खाली स्थान होते हैं, उसी के बीच क्या होते हैं कि कण जो होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को क्या करते हैं कि आकर्षित करके रखते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं। और जान लीजिए ये चीजें कि उनको जब भी मौका मिलेगा वो निकल करके भागने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि एक तोता को आप पिंजरे में रख दीजिए तो क्या वो स्थिर अवस्था में है? आपको दिखेगा कि वो स्थिर अवस्था में है, बट वो स्थिर अवस्था में नहीं है। जैसे ही पिंजरा खुलेगा वो फुर से उड़ जाएगा। तो उसी तरह से पदार्थ के कण के बीच होते हैं, उसके बीच जो होते हैं आकर्षण बल होते हैं, लेकिन वो हमेशा नियंत्रण करते रहते हैं। जैसे ही वो खुला पाएगा वैसे ही वो निकल करके भागने की कोशिश करता है। तो हमेशा गतिशील होते हैं पदार्थ के कण। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज को पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि मिश्रण प्रकृति में डैश हो जाता है। ठीक है, मिश्रण प्रकृति में डैश हो जाता है, ये बताना है क्या हो जाता है। जेईई के एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। पहला आप देख लीजिए, पहला आपको ऑप्शन दे दिया है इसमें कि समांगी होता है, या दूसरा आपको दे दिया कि विसमांगी होता है, तीसरा आपको दे दिया कि समांग और विसमांगी दोनों होता है, या चौथा आपको दे दिया है कि शुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, पदार्थ मिश्रण जो होता है प्रकृति में जो होता है आपको समांग और विसमांग मिश्रण दोनों होता है। ठीक है, दोनों प्रकार के मिश्रण प्रकृति में क्या होते हैं कि पाए जाते हैं। अब समझ लीजिए कि इसमें पूछा क्या जाता है दोस्त, इससे भी पॉइंट पूछे जाते हैं, इसको नोट करिएगा, हम आपको बता देते हैं। पूछा जाता है जैसे समांग मिश्रण कहता है, तो समांग मिश्रण क्या होता है कि जब दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो वो अच्छी तरह से मिल जाता है। ठीक है, तो उसको समांग मिश्रण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि नमक और जो है जल ले लीजिए, उसको जब मिलाइएगा मिल जाएगा, ऊपर से देखने में लगेगा नहीं कि कोई कण इसमें है जो मिला हुआ है, लेकिन मिला हुआ वो समांग मिश्रण है। आप उसको जो है देख करके डिसाइड नहीं कीजिएगा कि क्या मिला हुआ है। जैसे कि चीनी और जल भी ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, ये समांग मिश्रण का एग्जाम्पल है, पूछा जाता है।
बी समांग की आपको बात कर देते हैं कि जब दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं फिर भी दोनों पदार्थ क्या होते हैं कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें क्या मिला है या क्या नहीं मिला हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मिट्टी हो गया, रेत हो गया, दोनों को मिला दीजिए तो रेत अलग नजर आएगा, मिट्टी अलग नजर आएगा। तो बी समांग है, पूरी तरह से मिला हुआ नहीं है और पूछा गया है ये पॉइंट, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से तेल और जो है पानी का मिश्रण ले लीजिए, तेल ऊपर ही क्या होता है कि तैरते रहता है, फ्लोट करते रहता है, तो हम उसको पता लगा सकते हैं कि पानी में तेल गिरा हुआ है, बी समांग है, मिला नहीं अच्छे से। ये पूछा गया है, पेपर जेई के पेपर में पूछा गया है। उसके बाद आपको बताते हैं कभी कभी जो है पूछ देता है विजातीय मिश्रण। विजातीय मिश्रण में कह देता है कि वह कौन सा मिश्रण होता है जिसमें क्या होता है विलय के कण घुलते नहीं है। अब पूरे माध्यम में भी क्या होता है कि विलय नहीं होते हैं, उसको क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं, विजातीय मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और रेत का मिश्रण आपको बता दिए, जैसे विसमांग मिश्रण, वही बात है ये। ठीक है, उसके बाद आपको पॉइंट पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। पॉइंट पूछा जाता है कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे से घुलते नहीं है यानी सॉल्यूशन बनते नहीं है तब उसको क्या कहते हैं। तो यही जो अभी ठीक पहले वाला पॉइंट आपको बता दिए, अमिश्रणीय कहिए या बी समान कहिए या सबलीबल कहिए, ये पदार्थ होता है। तेल और पानी का एग्जांपल आपको हम बता ही दिए, तो ये अमिश्रणीय बी समान मिश्रणीय होता है, घुलता मिलता नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया गया है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि सामान्य पदार्थ के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है पदार्थ। कौन सा पदार्थ जो है ये भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, यानी भौतिक अवस्था में हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, उसे हो सकता है कि हम बना सकते हैं। तो ध्यान रखिए, पहला ऑप्शन दे दिया है कि कोलाइडी, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया है कि गैसीय, तीसरा आपको दे दिया है तरल और चौथा आपको दे दिया है कि मिट्टी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें मिट्टी भी प्रकृति अपने भौतिक अवस्था में पाए जाते हैं। तरल पदार्थ जो होते हैं, तरल पदार्थ पानी उनी तेल वेल देख रहे हैं, ये से भी पाया जाता है। गैस तो पाया जाता है, ये कोलाइडी नहीं पाया जाता। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, कोलाइडी जो है वो भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि हवा एक डैश है, हवा एक डैश है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है। हवा क्या है, तो जानते हैं हम लोग कि हवा तो एक मिश्रण है, लेकिन मिश्रण है तो किस टाइप का मिश्रण है ये भी जानना है। शुद्ध मिश्रण है ये पहला, या दूसरा केवल मिश्रणों का मिश्रण है, या तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि नहीं केवल तत्वों का मिश्रण है, या चौथा आपको दे दिया है कि यह तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण है। तो क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, हवा जो होता है दोस्त वो तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। अब समझाते हैं कि तत्व और यौगिक का मिश्रण ही हम क्यों कहते हैं, सीधा मिश्रण भी तो कह सकते थे। तो दोस्त तत्व और यौगिक इसलिए कहते हैं कि वायु जो होता है हवा, उसमें यौगिक भी होता है। यौगिक किसको कहते हैं, जब दो तत्व आपस में मिलकर के एक तीसरे का निर्माण करता है तो वो यौगिक कहलाता है। तो यौगिक जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन भी है ऑक्सीजन भी मिला हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है, तत्व नहीं है। तत्व कौन सा है, तो तत्व आपका नाइट्रोजन गैस N2 जो बोलते हैं वो नाइट्रोजन है, तो तत्व भी हो गया नाइट्रोजन। आपका ऑक्सीजन भी तत्व हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या हो गया, यौगिक हो गया। उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड यौगिक हो गया। तो दो तत्व जब मिलते हैं आपस में या एक निर्माण करते तीसरे का तो वो यौगिक होता है। तो वायु जो होता है क्या होता है कि तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण होता है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो अब समझ लीजिए कि वायु में जो अपने गैस पाया जाता है वो कौन कौन सा होता है। तो आप जान लीजिए कि वायु में जो गैस पाया जाता है ये नाइट्रोजन जो 78.84 के आसपास में यानी 79% के आसपास में होता है, उसी के रेंज में होता है। ठीक है, उसका ऑक्सीजन जो होता है वो 21% ऐसे माना जाता है, लेकिन होता है कितना है 20.946% होता है। उसी तरह से आर्गन होता है 0.934% होता है। नियोन गैस भी होता है 0.0081% होता है। हीलियम होता है जो 0.000524% होता है। उसी तरह से मीथेन गैस भी पाया जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारे वायु में क्या होता है कि गैस मिले होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लेते क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं। ऐसे बहुत सारे गैस होते हैं जो हमारे सांस नली के अंदर भी जाता है, ध्यान रखिए। तो ये तो खैर सांस नली पढ़ना था, उसमें बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि शक्कर के घोल में, हाँ शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है। शक्कर के घोल में शक्कर क्या है, शक्कर के घोल में शक्कर क्या है, तो शक्कर के घोल में शक्कर घुला हुआ पदार्थ है। सीधी बात है कि जैसे कि चीनी पानी जो होता है, तो चीनी पानी में चीनी क्या है, चीनी घुला हुआ पदार्थ है। नमक पानी में नमक क्या है, नमक घुला हुआ पदार्थ है।
पानी की मात्रा ज्यादा है लेकिन चीनी की मात्रा कम है, तो जो मात्रा कम है वो घुला हुआ पदार्थ है। तो ये क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा। ठीक है, शक्कर की मात्रा कम है, पानी की मात्रा अधिक है, तो वो घुला हुआ है। तो शक्कर क्या है कि घुला हुआ पदार्थ है उसमें। ठीक है, पानी नहीं जाता है उसमें, पानी में जाता है शक्कर या चीनी या नमक। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि लोहे में जंग लगना है, इसमें से जो है किसका एक सामान्य उदाहरण है। जी हाँ, बहुत बार पूछा गया है और हाईलाइटेड क्वेश्चन है। लगभग जो है जितने एग्जाम होते हैं लगभग ये डालिए देता है क्वेश्चन कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, लोहे में जंग लगना क्या होता है कि एक रासायनिक उदाहरण होता है, एक रासायनिक क्रिया का क्या होता है, उदाहरण होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है ये। तो ये जो देख रहे हैं ऑप्शन, ये मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है कि रासायनिक परिवर्तन है ये। उसके बाद आपको बता देते हैं कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, थोड़ा सा जान लीजिए, और भौतिक परिवर्तन होता क्या है ये जान लीजिए। क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को जब आपस में मिलाइएगा और तीसरे का जब निर्माण हो जाता है तो पहले वाले दो से बिल्कुल अलग होता है वो, तो वो क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कार्बन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वो कार्बन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग नेचर का है। तो जब अलग नेचर का निर्माण करता है तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए आपको बता दिए दूध है, दूध को जो है खट्टा करके उसको दही बना दिया जाता है, तो दही का नेचर जो होता है वो दूध के नेचर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वो क्या होता है कि एक रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे अगरबत्ती है, अगरबत्ती को जलाइए, जलने के बाद वो राख बन जाता है, राख जो होता है अगरबत्ती से बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसमें भी क्या होता है कि रासायनिक क्रिया होता है। आग जलती है, ऑक्सीजन आता है, उसको जलाने में मदद करता है, रासायनिक क्रिया होती है जिसकी वजह से वो जलकर राख हो जाता है। तो वो भी क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये पूछा जा चुका है कई बार, आपको हम पॉइंट दिखा देते हैं। पूछा जा चुका है ये पॉइंट कि दूध से दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो ध्यान रखिएगा रासायनिक परिवर्तन है। अगरबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। उसी तरह से आपको हम बता देते हैं कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। तो दोस्त भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि जब एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं तो पहले वाले का जो प्रकृति होता है, नेचर होता है, वो दूसरे के नेचर से बिल्कुल मैच करता है, डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, भले उसको क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में अलग करके हटा दे वो अलग है। जैसे लकड़ी या लकड़ी से कुर्सी बना दिए तो क्या उसका नेचर चेंज हो जाएगा? नहीं होगा चेंज, भौतिक परिवर्तन है ये। उसी तरह से बर्फ हो गया, बर्फ को पिघला दीजिए, पानी में आ गया, नेचर चेंज होगा? नहीं होगा, दोनों का H2 ही सूत्र है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें होता है भौतिक परिवर्तन में, उसका नेचर चेंज नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन जो है रासायनिक परिवर्तन है, एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपको दे दिया है कि मक्खन का खट्टा होना, क्या ये एक रासायनिक परिवर्तन है? तो जी हाँ, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि दूध का खट्टा होकर के जो है क्या होना कि दही में परिवर्तन होना, उसी तरह से मक्खन का खट्टा होना क्या होता है कि वो तीसरे फॉर्म में जो है परिवर्तन हो जाता है, जो पहले वाले के नेचर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये क्या है कि मक्खन का जो है खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की वजह से ही क्या होता है कि खट्टा होता है। या दूध भी फट जाता है तो किसके वजह से? रासायनिक परिवर्तन के वजह से ही फट जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस क्या होता है कि सीधे आपकी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। गैस सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की संभावना इसमें से तो जरूर ऑप्शन में से कोई एक दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको बता देते हैं कि जब कोई गैस क्या होता है कि डायरेक्ट जो लिक्विड फॉर्म में जब चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपोजिशन। जब कोई तरल गैस पदार्थ ठोस पदार्थ में न आकर के क्या होता है कि डायरेक्ट ठोस पदार्थ में आ जाता है, तो डिपोजिशन कहते हैं उसको। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब इसी में आपको जितने भी सारे ऑप्शन है उस सब के बारे में हम आपको बता देते हैं। डिपोजिशन आपको बता दिए हैं कि गैस वाली अवस्था को जब ज्यादा ठंडा कीजिएगा, ऐसे जनरली बताते हैं, नेचुरली बात बताते हैं आपको कि गैस को अगर ज्यादा ठंडा कीजिएगा तो पहले लिक्विड फॉर्म में आता है, फिर वो ज्यादा जमता है तो उसके बाद जो है ठोस फॉर्म में आ जाता है। तो ये क्या होता है, पदार्थ के तीन अवस्था मुख्य रूप से जानते ही हम लोग, ठोस, द्रव और गैस। जब ठोस को गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में आएगा, लिक्विड को जब गर्म करेंगे तो गैस में आएगा, ये होता है। लेकिन बीच वाला भाग आता ही ना हो, डायरेक्ट गैस से
ठोस में परिवर्तन हो जाता हो तो डिपोजिशन होता है। तो ये डिपोजिशन होता है, ध्यान रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको बता देते हैं कि कंडेंसेशन होता है, जो मतलब संघनन होता है। संघनन किसको कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि बादल है, गैसीय अवस्था ऊपर है, संघनित होकर के क्या होता है कि वो डायरेक्ट क्या होता है आपका कि तरल यानी कि पानी के फॉर्म में आ जाता है। तो वो क्या होता है कि संघनन होता है, संघनित हो जाता है। तो वो चीजें होता है, समझिए। उसके बाद ऊर्ध्वपातन बताते हैं आपको, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला यही है, ऊर्ध्वपातन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसको नोट करके रखिएगा कि ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं। तो जब कोई पदार्थ क्या होता है कि डायरेक्ट ठोस से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस को गर्म करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में ना आकर के सीधा गैसीय फॉर्म में चला जाएगा, तो उसको ऊर्ध्वपातन कहेंगे। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कपूर को जलाते हैं, कपूर को जलाने के बाद क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, डायरेक्ट उड़ता हुआ गैसीय फॉर्म में ही चला जाता है। लेकिन अगर किसी मोमबत्ती को जला देंगे तो वो पिघल करके लिक्विड फॉर्म में आता है, गैस अवस्था में फिर बदलता है। लेकिन कपूर के साथ ऐसा नहीं होता है। तो कपूर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ऊर्ध्वपातन का। वाष्पीकरण, इवैपोराइजेशन, ठीक है, इवैपोराइजेशन। तो ये क्या कहते हैं, वाष्पीकरण को क्या कहते हैं, जब कोई तरल पदार्थ क्या होता है डायरेक्ट गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं, यानी कि वाष्पीकरण कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा यही आपको पूछा जाएगा, ऊर्ध्वपातन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जी हाँ, सुना सुना सा लग रहा है ये कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। सुना सुना लगता है, क्या है, याद है? शायद आपको पता ना हो, तो चलिए हम आपको याद दिला देते हैं कि ये है कि ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है, न ऊर्जा को विनाश किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये किसका सिद्धांत था? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत था। तो उसी तरह से ऊर्जा के जगह पे यहाँ पे क्या दे दिया है, द्रव्यमान दे दिया है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये किसका सिद्धांत होगा? सिंपल सी बात है कि द्रव्यमान संरक्षण का ही ये सिद्धांत होगा। तो ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये, ठीक, कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही विनाश किया जा सकता। अब देखिए द्रव्यमान से पूछता क्या है, ये आपको हम बता देते हैं। पॉइंट को नोट कीजिएगा। ये पूछा जाता है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है उसमें वो किसके अनुरूप होता है? तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है कि रासायनिक संतुलन जो करते हैं हम लोग, तब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, आप भाग लेने के बाद जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता प्रतिफल के रूप में, उधर का जितना द्रव्यमान होता है उतना इधर ही भी द्रव्यमान होना चाहिए। ये क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण है। तभी तो हम बैलेंस करने के लिए 2-4 से गुना उना कर देते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण को ये पालन करता है। ये पूछा भी गया है एग्जाम में, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ये पूछा जाता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है कि अभिकारक और जो उत्पाद होता है प्रतिफल के रूप में जो बनता है, उन सभी द्रव्यमान का योग जो होता है अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। ये द्रव्यमान संरक्षण का भी नियम है। तो ये भी जो है पूछा गया है, वही बात है, लेकिन ऊपर से क्या है कि इसको एक तरह से जो है घुमाने का काम किया गया है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण दोनों इस पे लागू होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि निम्नलिखित वैज्ञानिक में से दे दिया है कि किसने स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किया था। जी हाँ, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, स्थिर अनुपात का नियम कहे या निश्चित अनुपात का नियम कहे, दोनों एक ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसा ना कि निश्चित अनुपात का नियम कह दिया तो कंफ्यूज हो गए। स्थिर अनुपात और निश्चित अनुपात दोनों एक ही होता है, और दोनों का प्रतिपादन जो किया था, ये 2nd नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, जोसेफ प्राउस्ट साहब ने ही किया था। ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट साहब ने ही स्थिर अनुपात का नियम दिया था और निश्चित अनुपात का नियम, दोनों को एक ही कहते हैं, एक ही के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए इससे पूछता क्या है क्वेश्चन, ये हम आपको बता देते हैं। इससे पूछे जाने की संभावना जो क्वेश्चन में है ये है, कभी कभी ये देता है कि स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात जो होता है उसका प्रतिपादन किसने किया था। तो ये अपने प्राउस्ट साहब ने ही किया था। जेई के एग्जाम में पूछ दिया है, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ दिया है। इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा, पूछे जाने की संभावना बनती है।
उसके बाद आपको पूछा जाता है ये चीजें कि इनके नियम के अनुसार जो होता है, जोसेफ प्राउस्ट साहब के नियम के अनुसार, जो स्थिर अनुपात का निश्चित अनुपात का नियम है, उनके अनुसार क्या है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयव जो होते हैं उसके द्रव्यमान के अनुसार क्या होता है कि हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है, चाहे वह यौगिक किसी भी अवस्था से या किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। ठीक है, पूछा जाता है ये किसके नियम के अनुसार है, तो ये स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार या निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ दिया है ये सवाल, तो ध्यान में रखना है, ये सवाल पूछे जाने की संभावनाएं बनती है, घुमा घुमा करके पूछता है, तो हमको घूमना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। इसमें दे दिया है कि रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या होती है। जी हाँ, रसायनज्ञ जो केमिस्ट्री के शास्त्र जो लोग होते हैं वो केमिस्ट्री में जो गणना करते हैं उसकी इकाई क्या होती है, किस इकाई में वो गणना करते हैं, ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला दे दिया है कि क्या वो मोल में गणना करते हैं, या दूसरा अणु में गणना करते हैं, या तीसरा आपको दे दिया है कि एनोड में, या चौथा दे दिया है कि रेनायन में गणना करते हैं, किस में। तो ध्यान रखिएगा, जब भी केमिस्ट्री में आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा या ज्यादा देखिएगा न्यूमेरिकल, तो वो जो होता है गणना जो होता है उसमें ज्यादातर मोल में होता है। तो ये क्या होता है कि सबसे छोटी इकाई अपना मोल होता है, इसलिए मोल में ही क्या करते हैं कि उसको गणना करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको पूछ देता है, तो इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा कि एक मोल का मान कितना होता है। तो एक मोल का मान जो होता है 6.022 × 10⁻23 एटम, परमाणु, ये इसका एक मोल का वैल्यू होता है, पूछा जाता है ये, तो पूछे जाने की संभावना है, इसको छोड़ना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है कि डाल्टन के सिद्धांत, डाल्टन के सिद्धांत इस नियम पर आधारित था, किस नियम पर आधारित था, डाल्टन साहब का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। तो डाल्टन साहब जो अपना सिद्धांत दिए थे वो किस पे दिए थे पता है, वो दिए थे, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पे दिए थे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, डाल्टन साहब के सिद्धांत का नियम। अब देखिए डाल्टन साहब से जो पूछे जाने की संभावनाएं हैं कि क्या क्या आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार, तो पॉइंट नोट करते चलिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाल्टन साहब का सिद्धांत जो था वो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। ठीक है, पहला पॉइंट तो इसको नोट करके रखिए। दूसरा जान लीजिए कि डाल्टन साहब के परमाणु सिद्धांत क्या कहता है। तो डाल्टन साहब के परमाणु सिद्धांत जो कहता है वो कहता है कि जितने भी द्रव्यमान हो, चाहे वो तत्व से बने हो, चाहे यौगिक से बने हो, चाहे मिश्रण से बने हो, चाहे जितने भी सूक्ष्म कण से मिलकर के बने हो, उन सभी को उन्हें क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, और ये डाल्टन साहब का जो सिद्धांत है इसे मूलभूत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया है, इसलिए कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, डाल्टन साहब के सिद्धांत भी पूछ दिया गया है, तो पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद आपको बता देते हैं, कभी कभी ये पूछ देता है कि प्रत्येक तत्व की एक विशेष जो है परमाणु होता है, ये कहा गया है, या पूछा जाता है ये चीजें कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष क्या पाया जाता है, तो एक परमाणु द्रव्यमान पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है ये पॉइंट। अगला पॉइंट आपको पूछ देता है कि जॉन डाल्टन ने प्रकृति के बारे में जो है क्या प्रदान किया था, बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था, या कहा पूछा जाता है ये चीजें कि प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत किसने प्रदान किया था। तो बुनियादी सिद्धांत जो था ये अपने जॉन डाल्टन साहब ने ही दिया था, जिसमें क्या था कि रासायनिक संयोजन के नियम पे आधारित था। तो ये पूछा गया है, इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा। उसके बाद आपको बताते हैं कि इनसे और क्या पूछा जाता है। पूछा जाता है ये कि किसके सिद्धांत के अनुसार परमाणु के पदार्थ को अविभाजित जो है किया जा, अविभाजित होता है, अविभाजित कण होता है, मतलब विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो ये डाल्टन साहब के परमाणु सिद्धांत के अनुसार है, पूछा गया है, जेईई के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको बता देते हैं कि पूछा यह जाता है कि रासायनिक संयोजन में जो होता है वो कितने नियम होते हैं। तो उसके दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, दूसरा जो होता है निश्चित अनुपात का संरक्षण का नियम। ये पूछा गया है, या कभी कभी आपको दे देगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके रूप, किसका मतलब कि ये है नियम है, तो ये ध्यान रखा गया, रासायनिक संयोजन का ये नियम है। ठीक है, तो ये पूछा गया है, दोनों में से कोई दे देगा, कई बार ये पूछ दिया गया है, तो इसको ध्यान में रखना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं।
अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है, हाँ तो चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि शब्द जो है परमाणु किसने खोजा था। ठीक है, परमाणु का खोज, जो परमाणु वर्ड एटम जो वर्ड देते हैं उसकी खोज किसने किया था। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला दे दिया है कि डाल्टन ने किया था, या दूसरा दे दिया है कि लेबोजियर ने किया था, ठीक है, या तीसरा आपको कनाद ने किया था, या चौथा आपको दे दिया है इसमें कि डेमोक्रेट्स ने किया था। किसने परमाणु शब्द का खोज किया था। तो ध्यान रखिएगा, परमाणु शब्द का जो खोज किया गया था, ये 4th नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा, डेमोक्रेट्स ने। ठीक है, डेमोक्रेट्स साहब ने क्या किया था कि सबसे पहले परमाणु शब्द का इस्तेमाल किया था। डेमोक्रेट्स साहब जो थे वो क्या थे, ग्रीक के जो दार्शनिक थे। ठीक है, वो परमाणु का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए कि वैसा चीज जिसे तोड़ा न जा सके, वैसा चीज जिसे तोड़ा न जा सके, इसलिए उन्होंने जो है क्या किया कि परमाणु वर्ड दिया था। जान लीजिए सबसे छोटा भाग जो है इसी को माना जाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। परमाणु जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, तो ध्यान रखिएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये 3 चीजों से मिलकर के बना होता है परमाणु। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया आपको कि परमाणु रासायनिक रूप से जुड़ करके डैश बन जाते हैं। ठीक है, परमाणु जो है रासायनिक रूप से जुड़ करके क्या बनते हैं, तो ये 1st नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि अणु बनते हैं। ठीक है, जितने भी परमाणु होते हैं वो आपस में रासायनिक क्या होते हैं कि रूप में जुड़ करके किसका निर्माण कर देते हैं, अणु बन जाते हैं। ठीक है, या कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि अणु वह पदार्थ है जो सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड और भी जो है सारे पॉइंट है, तो इसको नोट करते चलिएगा, कम से कम बता देते हैं कि कभी कभी ये पॉइंट भी पूछ देता है कि किसी यौगिक का सबसे छोटा संभावित जो है इकाई क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी क्या होता है कि पदार्थ यौगिक का सबसे छोटा और संभवतः इकाई जो होता है वो आपका अणु कहलाता है। ये पूछा गया है ग्रुप डी के एग्जाम में। उसके बाद आपको पूछ दिया जाता है कि अणु का गठन करने वाले जो परमाणु होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो अणु को गठन करने वाले जो परमाणु होते हैं उसको परमाणु क्या कहते हैं, ये भी पूछा गया है पॉइंट। एलपी के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ दिया गया है, तो ध्यान में रखना है ये सब चीजें। उसके बाद आपको पूछ देता है कि अणु जो होता है, मोलिक्यूल जो है अणु, उसका जो है कब जो है खोज किया गया था और किसने किया था। तो ये 1896 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था, विलियम ओस्टवाल्ड साहब ने किया था। विलियम ओस्टवाल्ड साहब ने ही किया था 1896 में अणु जो है, अणु शब्द का जो है खोज किया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डैश द्रव्यमान के अनुपात में स्थिर होता है। द्रव्यमान के बारे में बता रहा है, द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताना है कि क्या होगा। तो पहला देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है कि 3:1, दूसरा 1:8, तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि 1:2 और चौथा दे दिया है कि 8:1। क्या होगा, तो ध्यान रखिए, हम द्रव्यमान का अनुपात निकालते कैसे हैं ये जान लीजिए। तो आपको क्या होना चाहिए कि तत्व का जो है परमाणु संख्या और परमाणु भार या द्रव्यमान जो भार होता है वो याद होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, ये सब जो है पूरा याद होना चाहिए, तब आपको जो है क्या होगा कि निकलेगा। तो एक डाटा हम आपको दे देंगे पीडीएफ में, उसको याद कर लीजिएगा कम से कम, उसके अकॉर्डिंग निकल जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं कि जैसे कि पानी है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है द्रव्यमान का अनुपात निकालना है। तो पानी का सबसे पहले तो जल का सूत्र जान लीजिए कि क्या होता है, H2O होता है। H2 होता है, H कितना होता है, तो 2 होता है। H का जो है परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। द्रव्यमान संख्या भी 1 ही होता है, लेकिन है कितना, तो ये 2 है, 2 से गुना कर दीजिएगा तो हाइड्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन की बात आ गई, ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 1 ही है, लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। द्रव्यमान संख्या की बात करें तो उसका दुगुना लेके चलिए, 8 दूना 16, लगभग दुगुना हो जाता है। 20 तक के एलिमेंट पर जाइएगा तो 20 तक के एलिमेंट जो होता है वो दुगुना उसका द्रव्यमान होता है परमाणु क्रमांक संख्या की। ठीक है, तो ये 8 दूना क्या होता है, 16 होता है। आप दोनों का रेशियो निकालिएगा तो 2:16 कीजिएगा, 1:8 आ जाएगा। इसलिए ये बी नंबर मेरा क्या होगा कि करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, इस अनुसार से पूछा जाता है बहुत सारे तत्व। अब आपको हम लेकर के चलते हैं, आप बता देते हैं सबका क्या कीजिएगा कि आप निकाल लीजिएगा। ठीक, बता देते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको निकाल लीजिएगा। ये पूछा जाता है कि आपको अमोनिया जो होता है, NH3 जो होता है, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान का अनुपात निकालना है। तो इसको निकाल लीजिएगा वैसे ही करके। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, रेशियो निकाल दीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। ये भी पूछा जा चुका है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका भी द्रव्यमान अनुपात जो है पूछा गया है, तो इसको भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह से निकलेगा, सबका क्या रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान निकाल करके उसका रेशियो निकालिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन में ऑक्सीजन का क्या करना है कि निकालना है, तो इसी तरह से क्या करना है कि सबका आपका परमाणु द्रव्यमान निकाल देना है। ठीक है, जैसे बता दिए हैं ठीक उसी तरह से निकालिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि एवोगाड्रो संख्या, जिसमें n स्मॉल a का अर्थ क्या होता है। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या में Na का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा एवोगाड्रो संख्या में Na का जो मतलब होता है, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होता है। क्या, किसी तत्व में 1 ग्राम परमाणुओं में परमाणुओं की संख्या कितनी है, ये दिखाता है Na, एवोगाड्रो संख्या। अब जान लीजिए कि एक एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, कभी कभी ये पूछ देता है, तो इंपॉर्टेंट है। एवोगाड्रो संख्या का जो वैल्यू होता है, ध्यान रखिएगा, एवोगाड्रो संख्या का जो वैल्यू होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एवोगाड्रो को जो है किससे डिनोटेट करते हैं, एवोगाड्रो संख्या जो होता है उसको किससे डिनोटेट करते हैं, N0 या Na से डिनोटेट करते हैं। पूछा गया है ये ग्रुप डी के एग्जाम में कि किससे सूचित करते हैं, उसका वैल्यू आपको बता ही दिए हैं, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि एवोगाड्रो जो है संख्या किसके समतुल्य है, किसके मान के बराबर है। तो एवोगाड्रो संख्या तो आपको बता ही दिए हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23, लेकिन इसमें 2 डिजिट और आगे दे दिया है, 22 के बाद 14 दे दिया है। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, और किसी में जो है 22 नहीं है, इसलिए हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। 22 है ये, इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए जो है 2 अक्षर वाले प्रतीक का शामिल है, 2 अक्षर मतलब की प्रतीक इसमें शामिल है। तो इसमें 2 अक्षरों से मतलब कि इसका नाम जो है दिखाया गया है, इसमें कौन है। तो पहला देख लीजिए, पहला दे दिया है कि कार्बन, कार्बन को 2 अक्षरों में दिखाते हैं, या आयोडीन को दिखाते हैं, या तीसरा आपको लोहा को दिखाते हैं, या चौथा दे दिया फ्लोरीन को, किसको। तो ध्यान रखिए कार्बन को हम दिखाते हैं सी में, तो ये सी तो एक ही है, ये तो होगा नहीं। आयोडीन है आई से दिखाते हैं, ये तो होगा नहीं। तीसरा देख लीजिए, तीसरा लोहा दे दिया है Fe, ये में 2 एलिमेंट आते हैं, 2 अक्षर आते हैं, तो ये क्या होगा कि ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। पूछा गया है, ये 2 बार पूछ दिया है ग्रुप डी के एग्जाम में, ध्यान रखिए। इतना इजी सवाल यह पूछ देता है, लेकिन कोई नहीं, हमें तो लेके चलना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट क्वेश्चन में देखिएगा, दे दिया है कि किसने सुझाव दिया था कि तत्वों का प्रतीक जो है तत्व के नाम 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है। जी हाँ, किसने सबसे पहले यह सजेस्ट किया था, और उसी का सजेस्ट के अकॉर्डिंग आज हम बड़े से बड़े एलिमेंट के नाम को 1 या 2 अक्षरों में क्या होता है कि वर्ड में हम काउंट कर लेते हैं, पढ़ पाते हैं, जान सकते हैं। जैसे कि फेरस डाइऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड होता है, Fe होता है ना, फेरस, तो उसको जान सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो साहब थे, ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन होगा, बर्जेलियस साहब। ठीक है, तो बर्जेलियस साहब का ही ये देन था कि जितने भी तत्व है उसे 1 या 2 अक्षरों में क्या है कि हम उसको सिमट सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये बर्जेलियस साहब का ही देन था। ठीक है, तो दोस्त क्या है कि ये अपना 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट था। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है और आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इसलिए दोस्त क्या कीजिए कि प्रत्येक दिन कम से कम नोट्स कॉपी तैयार करके रखिएगा, उसको बनाते चलिएगा, डे बाय डे खत्म करते चलिएगा। ज्यादा नहीं, इसमें भी 25-30 जो है आपको सेट दे देंगे, सारा केमिस्ट्री कवर करवा देंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें भी मिस मत कीजिएगा, कोई भी डे आपका आएगा तो। वैसे हम प्रत्येक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट सेट तो लाते ही हैं, मिस हम खुद नहीं करते हैं, तो आप भी मिस मत कीजिएगा। चलिए, और अभी तक अगर आप मॉक टेस्ट अगर टेस्ट नहीं दिए हैं टेक्नीशियन साइंस का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जा करके फटाफट टेस्ट दे लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हम वहां पे स्कोर कार्ड आपका भी दे दें, जो पढ़ा रहे हैं उसका भी PDF आपको टेलीग्राम पे दे दें, ताकि आप रिवाइज भी मार सके। ठीक है, आप चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चाहते हैं कि आगे आने वाली वीडियो को आप देखें और सच में तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए केमिस्ट्री के सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।